जैसा कि हम जानते हैं कि जो शिक्षा होती है वो एक जीवन का निर्माण करती है या ये कहें कि शिक्षा से जीवन जीने का जो तरीका है वो बदल जाता है। तो शिक्षा का जो स्वरूप है वो समय के आधार पे बदलता रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल की बात की जाए तो उस समय जो शिक्षा थी वो शिक्षक केंद्रित थी, अर्थात शिक्षक स्वयं शिक्षा देने का कार्य करते थे और जो वो जानते थे, जो उनके अनुभव थे, उसी के आधार पे शिक्षा देते थे। फिर जैसे आपका मध्यकाल की बात की जाए तो उस समय जो शिक्षा थी वो शासक केंद्रित थी। शासक केंद्रित का अर्थ है कि जिसका जिसका शासन आता था, जिस तरीके की शासन व्यवस्था थी, उस तरीके से वो शिक्षण का कार्य कराते थे। अर्थात जो शिक्षक था वो शासक के अधीन था और वो जैसा शासक चाहता था उसी के अनुसार शिक्षा देते थे। फिर आधुनिक समय आया और इस समय बाल केंद्रित शिक्षा की बात की गई, अर्थात बच्चे के योग्यता को देखा गया, बच्चे की रुचि को देखा गया। तो बच्चे जिस तरीके से हैं उसके आधार पर शिक्षा की बात की गई, जिसे हम बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था कहते हैं। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो बच्चों में भी अंतर है, अर्थात बच्चे भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। कुछ सामान्य बालक हैं और कुछ विशिष्ट बालक हैं। तो जो सामान्य बालक हैं वो तो अपने आप को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो विशिष्ट बालक थे उनके शिक्षा की व्यवस्था करने में शासन व्यवस्था को समस्याएं आने लगी। तो उनके लिए एक व्यवस्था लाई गई, एक व्यवस्था की गई एकीकृत शिक्षा और एक व्यवस्था लाई गई समावेशी शिक्षा। तो आज का जो हम लोगों का बिंदु है कि जो समावेशी शिक्षा है ये क्या है और एकीकृत शिक्षा क्या है, तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आज की इस समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा की क्लास में मैं स्वागत करता हूं और आज हम इसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था होती है उस शिक्षा व्यवस्था में जो समावेशी शिक्षा है, आखिर इसके मायने क्या हैं? तो जो समावेशी शिक्षा होती है जिसे अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं और एकीकृत शिक्षा को हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहते हैं। तो समावेशी शिक्षा क्या है और एकीकृत शिक्षा क्या है, इसको अगर हम अलग अलग अर्थ को समझेंगे, इसके बाद हम इनके अंतर को समझने का प्रयास करेंगे और हम लोग इसको जब सीख जाएंगे तो इसके बाद इसी से संबंधित जो सीटेट, DTPLSB आदि में आए हुए जो परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं उनको भी हम सीखने का प्रयास करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। तो जहाँ पे देखा जाए यहाँ पे कि जो समावेशी शिक्षा है आखिर वो है क्या, तो जब हम देखते हैं कि समावेशी शिक्षा की बात की जाए तो समावेशी का अर्थ होता है समावेश करना या सम्मिलित करना। तो समावेश की बात कही जा रही है, समावेश करना, सम्मिलित करना। तो सम्मिलित किसे किया जाए? अगर देखा जाए कि कोई भी क्लास होती है, कहीं की भी, कोई भी विद्यालय हो, तो उसमें जो क्लास चलेगी तो उसमें बच्चे मुख्य रूप से जो पाए जाएंगे वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। उसको देखा जाए कि जो बच्चों की कैटेगरी होगी, किसी क्लास की भी बात की जाए तो बालक 2 तरह के होंगे। एक होगा आपका बालक सामान्य बालक, सामान्य बालक होगा, और एक आपका विशिष्ट बालक, विशिष्ट बालक। देखिए, सामान्य बालक वे बालक होते हैं जिनके शिक्षण के लिए या जिनके सिखाने के लिए कोई विशेष प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी विशेष प्रकार की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये होते हैं सामान्य बालक। लेकिन वहीं विशिष्ट बालकों की बात करें तो उनके शिक्षण के लिए एक सामान्य नहीं, एक विशेष प्रकार के वातावरण की आवश्यकता पड़ती है, विशेष प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। अगर वो संसाधन नहीं दिए जाएंगे तो वो बच्चे शिक्षा लेने में असमर्थ रहेंगे। तो ऐसे बात की जाए तो जो विशिष्ट बालक होते हैं, इन विशिष्ट बालकों को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं, पुनः 2 भागों में। एक तो वे बालक होते हैं जो अक्षम बालक होते हैं। अक्षम यानी कि वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से किसी न किसी तरीके से वो ग्रसित होते हैं। अर्थात एक बालक होगा अक्षम बालक
या कमजोर बालक भी कह सकते हैं। और एक बालक होगा जो कि प्रतिभाशाली बालक होगा, जिसे हम तीव्र बुद्धि का बालक कह सकते हैं। तो इसको हम प्रतिभाशाली बालक कह सकते हैं, इसे हम तीव्र बालक भी कह सकते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जो अक्षम बालक होते हैं और प्रतिभाशाली बालक होते हैं, ये दोनों ही विशिष्ट श्रेणी बालक की श्रेणी में आते हैं। विशिष्ट श्रेणी का अर्थ ये हुआ कि इनके लिए विशेष तरह के शिक्षा की प्रावधान करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सामान्य जो बालक होते हैं इनके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। तो होता क्या है कि ऐसी व्यवस्था, समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है, तो समावेशी शिक्षा में समेकित करना है, मिलाने की बात की जा रही है। तो किसकी मिलाने की? तो सामान्य बालक और विशिष्ट बालकों की बात की जाए तो जो सामान्य बालक हैं और विशिष्ट बालक हैं, इनको एक साथ शिक्षा कैसे दी जाए, अर्थात सामान्य बालक और विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा की व्यवस्था ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो ये जो सामान्य बालक हैं और विशिष्ट बालक हैं, इनको अगर हम एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यानी कि सामान्य संभाव्यता वक्र पर देखने की कोशिश किया जाए तो हम देखते हैं कि बच्चे कैसे एडजस्ट होते हैं। तो एक ग्राफ के माध्यम से हम देखें तो जो बच्चे होते हैं किसी भी क्लास में, यह है आपका सामान्य संभाव्यता वक्र, और इसमें 3 कैटेगरी होती है। 3 कैटेगरी का अर्थ है कि 10% जो बच्चे होंगे ये भी बच्चे आपके विशिष्ट होंगे, विशिष्ट बालक होंगे, और 10% इधर भी होंगे और ये भी आपके विशिष्ट बालक होंगे, विशिष्ट बालक होंगे। और 10% इधर निकल गया, 10% इधर, अर्थात कह सकते हैं यहां पे बच गया आपका 80%। तो जो 80% बच्चे होंगे ये होंगे आपके सामान्य बालक, सामान्य बालक, या इसे हम औसत बालक भी कह सकते हैं, औसत बालक। तो यहां पे देखने से लगता है कि कोई भी क्लास है तो उसमें एक तो कमजोर, ये जो विशिष्ट बालक पहले आते हैं, अगर हम यहां से 0 से गिनती शुरू करें 1 2 3 4 5 6 और इनकी बुद्धि लब्धि को देखा जाए, आईक्यू लेवल को देखा जाए, तो यहां से आईक्यू लेवल धीरे धीरे बढ़ेंगे और बढ़ने के बाद 10% ऐसे होंगे जिनकी आईक्यू लेवल बहुत तेज होगी, यानी कि अधिक होगी, वो तीव्र बुद्धि के बालक होंगे, प्रखर बालक होते हैं। और 10% बालक जो होंगे वो बहुत कमजोर बुद्धि के होंगे, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मानसिक रूप से ग्रसित होंगे, हो सकता है कि वो शारीरिक रूप से ग्रसित हो, तो उनको शिक्षा लेने में समस्या उत्पन्न होती। तो जो इनको भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखेंगे और जो तीव्र बालक के हैं इनको भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखेंगे। और किसी भी कक्षा में कहीं भी औसत बच्चों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। तो यहां पे देखा गया कि इन सभी बच्चों की बात की जा रही है कि जहां पे विशिष्ट बालक हों और सामान्य बालक हों, इन सभी लोगों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, जहां उसे ही हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो आइए इसी बिंदुओं को हम स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या है। तो देखिए कि बच्चे 2 तरीके के होंगे, जैसा आपने देखा सामान्य बालक और विशिष्ट बालक। तो जो सामान्य बालक होते हैं इनकी जो बुद्धि होती है वो सामान्य बुद्धि होती है, अर्थात औसत बुद्धि होती है, ना ये बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा तीव्र होते हैं। लेकिन वहीं पे विशिष्ट बालकों की बात की जाए तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी को हम पुनः 2 भागों में बांटते हैं। एक है अक्षमताग्रस्त बालक, जिसमें कुछ न कोई न कोई कमी होगी, और एक होंगे प्रतिभाशाली बुद्धि बालक, अर्थात जिनकी बुद्धि तीव्र होगी। तो जो प्रतिभाशाली बालक होंगे इनको प्रतिभाशाली बालक और तीव्र बालक की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन वहीं पे जो अक्षमताग्रस्त बालक हैं, कहीं ना कहीं उनके शरीर में मानसिक रूप से कुछ न कुछ कमियां हैं, उन्हें हम अक्षमताग्रस्त बालक कहते हैं। उनको हम इतने कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक है पिछड़े बालक, शारीरिक दृष्टि से दिव्यांग बालक और समस्यात्मक बालक। जो समस्यात्मक बालक हैं कैसे हो सकते हैं? तो
सामाजिक दृष्टि से कुसमायोजित बालक को भी हम समस्यात्मक बालक कहते हैं। संवेगात्मक असंतुलित बालक को भी हम समस्यात्मक बालक कहेंगे और अपराधी बालक भी समस्यात्मक बालक कहलाएगा। तो यहाँ पे देखा गया कि जो अक्षमताग्रस्त बालक हैं, प्रतिभाशाली बालक हैं और सामान्य बालक हैं, इन सबको मिलाने की बात की जा रही है। इसी को कहा गया कि शिक्षा संरचना की वह व्यवस्था जहां सामान्य विद्यालय में, बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गई, सामान्य विद्यालय में, विशिष्ट विद्यालय की बात नहीं की जा रही। विशिष्ट विद्यालय अगर होगा तो विशिष्ट बालक वहां शिक्षा लेंगे। यहाँ पे सामान्य विद्यालय की बात की जा रही है, तो सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों और विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि समावेशी शिक्षा आखिर है क्या। अब हम लोग देखते हैं कि जो समावेशी शिक्षा है इसकी शुरुआत कब से मानी गई, क्योंकि समावेशी शिक्षा की बात बहुत पहले से नहीं है, ये अभी बहुत हाल ही के समय से समावेशी शिक्षा पे बात की गई। तो आइए देखते हैं कि समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब से की गई। तो जो समावेशी शिक्षा है इसकी शुरुआत सलमानका कॉन्फ्रेंस हुआ था, कहाँ? स्पेन में। तो सलमानका कॉन्फ्रेंस स्पेन में हुआ। वह स्पेन में जो सलमानका कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया वो यूनेस्को के द्वारा आयोजित किया गया। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो समावेशी शिक्षा है इस पर बात सलमानका कॉन्फ्रेंस जो कि स्पेन में है वहां से शुरुआत होती है। उस कॉन्फ्रेंस का आयोजन यूनेस्को ने किया। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। तो इन्होंने ये आयोजन कराया। तो इनके साथ मिले कौन? स्पेन, यानी कि स्पेन और यूनेस्को दोनों लोगों ने मिलकर इस आयोजन को किया। और कब किया? 7 जून से लेकर 10 जून 1994। तो हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा की जो बात की शुरुआत होती है वो होती है 1994 से। और इस आयोजन में 92 देशों के प्रतिनिधि तथा 25 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया था। तो हम कह सकते हैं, और इस बिंदु को आप याद रखिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न आपको आते हैं। तो क्या प्रश्न बन सकते हैं? वो सारे प्रश्नों को एक नजर में दौड़ाते हैं। क्या कि समावेशी शिक्षा की बात कहां से शुरू हुई, तो एक सन भी बता सकते हैं। तो कह सकते हैं कि 1994 में 7 से 10 जून के बीच में सलमानका कॉन्फ्रेंस अर्थात स्पेन में आयोजन हुआ, जिसका आयोजन यूनेस्को ने किया और तभी से समावेशी शिक्षा की बात शुरू हो गई। अब हम लोग, चूंकि आज का जो बिंदु है कि समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा किसे कहते हैं, तो देखिएगा कि जो समावेशी शिक्षा है और एकीकृत शिक्षा है, पहले हम लोग ने अभी सीखा समावेशी शिक्षा, अब सीखते हैं थोड़ा एकीकृत शिक्षा किसे कहते हैं और फिर इन दोनों के अंतर को देखेंगे, तब फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव करते हैं। तो आइए थोड़ा देखते हैं कि जो एकीकृत शिक्षा है वो क्या है। तो जो एकीकृत शिक्षा है उसे हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहते हैं। और इसका जो इंटीग्रेटेड का अर्थ होता है पृथक किए हुए लोगों को पुनः मिश्रित करना अथवा जोड़ना। जब सबको एक साथ शिक्षा दी जा रही होगी तो उस समय कुछ बालक ऐसे होंगे जो कि सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा नहीं ले रहे थे और नहीं ले पा रहे थे, उनको समस्या आती थी, तो उन बच्चों को अलग कर दिया गया। तो अलग किया गया तो उनको विशेष शिक्षा दी गई। तो जब उनको विशेष शिक्षा दी गई तो उनको अलग किया गया तब, तो अब उनके अंदर हीन भावना आने लगी। तो जब वो हीन भावना आने लगी तो उसको बचाने के लिए, उस हीन भावना को खत्म करने के लिए ही यहाँ पे बात की जा रही है एकीकृत शिक्षा की। तो पुनः मिश्रित करना, पहले एक साथ थे उन्हें अलग कर दिया गया और फिर मिलाना या जोड़ने की बात हो रही है। अर्थात एकीकृत शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों या दिव्यांग विद्यार्थियों को सामान्य विद्यालय में शैक्षिक सुविधा व शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना ही एकीकृत शिक्षा
कहलाती है। यहां पे समझने की जरूरत है कि जैसे कोई विद्यालय है, तो इस विद्यालय में सामान्य बच्चे पढ़ रहे हैं और यह विद्यालय भी आपका सामान्य है, तो इसमें जो विशिष्ट बालक थे और ये विशिष्ट बालक कहीं थे, अब इनको इस विद्यालय में प्रवेश कराया गया और विद्यालय में प्रवेश कराने के साथ अब हम इनको शिक्षा लेने का अवसर दे रहे हैं। तो यहां पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अवसर देने की बात की जा रही है। वही कहा जा रहा है कि सुविधाएं एवं शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना ही एकीकृत शिक्षा कहलाती है। तो सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना ही हमारा एकीकृत शिक्षा है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सर आप एक ही बिंदु बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षा के अवसर एक ही विद्यालय में उपलब्ध कराना ये अलग है और एक ही विद्यालय में उन बच्चों के साथ शिक्षा देना ये अलग है। फिर से समझिए, एक विद्यालय में दो तरह के बच्चे हैं, इनको शिक्षा दी जा रही है, लेकिन ये अलग शिक्षा ले रहे हैं और ये अलग शिक्षा ले रहे हैं। एक ही विद्यालय में है, एक ही सुविधाएं हैं, तो ये आपकी है एकीकृत शिक्षा। आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन इन दोनों की शिक्षा जो लेने की प्रक्रिया है वो अलग अलग है। विद्यालय एक है लेकिन प्रक्रिया अलग अलग है। जब लंच होगा तो एक साथ मिल जाएंगे, कोई खेल होगा तब एक साथ मिल जाएंगे, लेकिन शिक्षा अलग अलग जगह पर बैठ के लेंगे एक ही विद्यालय में। तो ये होगी आपकी एकीकृत शिक्षा। लेकिन अब ये एक साथ बैठकर भी तो शिक्षा ले सकते हैं, समान सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। तो जब एक साथ बैठकर शिक्षा लेंगे, एक ही शिक्षक के माध्यम से लेना शुरू कर देंगे, तो ये कहलाने लगेगी आपकी समावेशी शिक्षा। तो आइए हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, अंतर में इसको क्लियर करते हैं। पहले आप देखिए एकीकृत शिक्षा क्या है। तो यहां पे हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं कि एकीकृत शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ। तो एकीकृत शिक्षा यानी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन की जो शुरुआत होती है वो 1974 से, ये कहें बात हम कह रहे हैं भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत में एकीकृत शिक्षा की शुरुआत 1974 में शुरू हो गई। किसके द्वारा शुरू की गई? कल्याण मंत्रालय के द्वारा। याद रखिएगा कि भारत में 1974 में जो एकीकृत शिक्षा की बात की गई वह कल्याण मंत्रालय ने किया है। सामान्य शिक्षा की जो बात होती है वो शिक्षा मंत्रालय करता है। तो वही चीज बातें हैं। तो क्या है कि कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई गई और कौन सी योजना चलाई गई उसके आधार पर शुरू किया गया। तो वो योजना चलाई गई विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा। यह एक योजना है जिसको कि हम संक्षेप में IEDC कहते हैं, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, अर्थात विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा। तो कभी कभी आपसे इनका फुल फॉर्म पूछता है, तो फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, IEDC, यहां से प्रश्न आते हैं। तो अब यह जो IEDC योजना है भारत में पहले यानी कि 1974 में कल्याण मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया। तो हम जानते हैं कि IEDC कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाई गई योजना है। वहीं पे सामान्य विद्यालय में जो होता है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाए जाते हैं। जो IEDC है ये कल्याण मंत्रालय और सामान्य विद्यालय में जो शिक्षा है वो शिक्षा मंत्रालय। लेकिन जो IEDC योजना है या IDC योजना के तहत जो शिक्षा दी जा रही थी और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, इन दोनों का 1982-83 में विलय कर दिया गया और अब ये दोनों शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने लगे। इसको शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत लाने का कारण ये था कि 1981 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया और इस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने के कारण ही भारत ने अब जो कि कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जो योजना चल रही थी उसको कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय के तहत। तो मस्तिष्क में बैठाएंगे क्या कॉन्सेप्ट कि जो एकीकृत शिक्षा की व्यवस्था है वो 1974 से शुरू हुई भारत के कल्याण मंत्रालय के द्वारा, लेकिन बाद में इसे शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत
कर दिया गया। और यह क्यों किया गया? क्योंकि 1981 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। उससे प्रभावित होकर भारत ने कल्याण मंत्रालय से हटाकर उसको शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि क्या होती है समावेशी शिक्षा और क्या होती है एकीकृत शिक्षा। आइए हम देखने का प्रयास करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं कि एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में क्या मुख्य अंतर है। तो देखते हैं कि जो एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा है, एक तरफ हम लोग एकीकृत को कर लिए हैं और एक तरफ समावेशी शिक्षा। तो देखिए एकीकृत शिक्षा क्या कहता है? कहता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को सामान्य विद्यालय में शैक्षिक अवसर प्रदान किया जाए। देखिए एक विद्यालय है विशिष्ट विद्यालय और एक विद्यालय है आपका सामान्य विद्यालय। तो सामान्य विद्यालय में विशिष्ट विद्यालय के बच्चे को लाया गया और कहा गया कि अब यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करो। तो शिक्षा ग्रहण कर रहा था बालक, लेकिन कर तो रहा है तो वो हो गया एकीकृत शिक्षा, लेकिन अलग अलग कर रहा है। वो जो अध्ययन कर रहा है, शिक्षण ले रहा है, कर रहा है, वो अलग अलग कर रहा है। तो वही कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है बिंदु में? देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को सामान्य विद्यालय में शैक्षिक अवसर प्रदान किया जाए, अर्थात इसमें उन बच्चों को अलग बैठा के शिक्षा दी जाएगी, अवसर उपलब्ध करा दिया गया सामान्य विद्यार्थियों के साथ। लेकिन अब उनके बीच में मेल कब होगा? तो जैसा खेल के माध्यम से, सामाजिक कोई काम हो रहा है उसके माध्यम से, लंच में एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। तो इनसे क्या होगा कि एक दूसरे के बीच में उठने बैठने मिलने से, यानी कि इनके बीच में अंतःक्रिया शुरू होने लगेगी। और जो ये बच्चे विशिष्ट बच्चे थे, अब वो सामान्य बच्चों के साथ घुलना मिलना धीरे धीरे शुरू कर देंगे और फिर उनके सीखने की जो प्रवृत्ति है उनमें भी परिवर्तन होने लगेगा। तो वही चीज कहा जा रहा है क्या कि लंच टाइम में, खेल के समय, विभिन्न सामाजिक अवसरों आदि पर उनके शिक्षण कार्य को, अवसरों पर एक साथ होते हैं, परंतु उनके शिक्षण कार्य अलग अलग होते हैं। और वहीं पे समावेशी शिक्षा की बात की जाए तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को सामान्य विद्यालय की सभी शैक्षिक गतिविधियों में सम्मिलित करते हुए शैक्षिक अवसर प्रदान किया जाता है। सभी गतिविधियों में शिक्षण कार्य भी एक साथ करेंगे, यहाँ अलग अलग करेंगे, यहाँ एक साथ करेंगे, अवसर भी एक साथ एक समान उपलब्ध होगा, संसाधन भी एक समान होंगे। हाँ, कुछ विशिष्ट बालकों के लिए कुछ विशेष अवसर संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। वहीं पे आइए दूसरे अंतर को देखते हैं। एकीकृत शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाला विद्यार्थी एक समस्या के रूप में होता है। एकीकृत शिक्षा व्यवस्था है, अगर एक विद्यालय है और मान लीजिए कि इसमें अंधे लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ब्लाइंड बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, और इसमें एक न सुनने वाला, यानी कि जिसकी श्रवण इंद्रियां नहीं काम करती है, जिसको कि सुनाई नहीं दे रहा, वो बच्चा प्रवेश कर गया। अंधे को पढ़ाने की व्यवस्था है, उनको तो बोल के भी पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, लेकिन एक सुनने वाला व्यक्ति आ गया, न सुनने वाला आ गया, तो न सुनने वाला आया व्यक्ति तो अब यह इस विद्यालय में समस्या के रूप में आ जाएगा। तो अब इस न सुनने वाले बालक के लिए अब क्या होगा कि अब इसको एडजस्ट करना पड़ेगा इस विशिष्ट विद्यालय में कि हम अपने आप को कैसे इनके साथ शिक्षा ग्रहण करें। तो कह सकते हैं कि इनके साथ ग्रहण करने के लिए शिक्षा अब बालक को अपने अंदर परिवर्तन करने पड़ेंगे या अपने आप को इसके अनुसार समायोजित करना पड़ेगा। किसके अंतर्गत? एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत। इसी बिंदु को आगे भी देखते हैं, इसको इसी को एक्सप्लेन किया गया है। आइए इसके पहले अंतर को देखते हैं कि एकीकृत शिक्षा में जो विशेष आवश्यकता वाला विद्यार्थी है वो समस्या है, लेकिन समावेशी शिक्षा में जो शैक्षिक संस्था है वही एक समस्या है। शैक्षिक संस्था ही उन विशिष्ट बालकों के लिए समस्या है। क्यों? क्योंकि विशिष्ट बालकों के अनुसार यहाँ पे वो सुविधा और संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसी को अगले बिंदु में देखिए, तो यहाँ पे देखा गया
तो अगले बिंदु में देखिए कहा जा रहा है कि एकीकृत शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह स्वयं को विद्यालय की आवश्यकता अनुसार सुधार करके सामंजस्य स्थापित करे। एकीकृत शिक्षा में जो बालक है वह एक समस्या है और वह समस्यात्मक बालक अगर है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वो अपने में सुधार करके उस विद्यालय के अनुसार अपने आप को उसमें एडजस्ट करे, यानी कि अपने आप को सामंजस्य स्थापित करे। लेकिन समावेशी शिक्षा में विद्यालय ही समस्या है, यहाँ पे विद्यालय ही समस्या है। इसलिए कहा जा रहा है क्या कि विद्यालय का उत्तरदायित्व है कि वह विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी के अनुरूप विद्यालय के भवन, पाठ्यक्रम और अन्य सुविधाओं को उसे उपलब्ध करने हेतु अपेक्षित सुधार करे। यहाँ पे विद्यार्थी को सुधार करना है और यहाँ पे विद्यालय को सुधार करना है, ये मुख्य अंतर है। एकीकृत शिक्षा एक न्यूनतम अवधि का उद्देश्य है और समावेशी शिक्षा एक लंबी अवधि का उद्देश्य है। अर्थात समझते हैं कि एकीकृत शिक्षा एक न्यूनतम अवधि, एकीकृत शिक्षा में न्यूनतम का अर्थ होता है कि बच्चे का इसमें आपने प्रवेश करा दिया। एकीकृत शिक्षा में विशिष्ट बालक को हमने इसमें प्रवेश करा दिया, लेकिन अब वो सीखने की जो प्रक्रिया होगी वो कैसे होगी? प्रवेश कराने मात्र से ही बच्चा सीख नहीं जाएगा विशिष्ट विद्यालय में। तो ये कहा जा रहा है क्या कि एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी को सामान्य विद्यालय में शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाते हैं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को सामान्य विद्यालय में भर्ती कराना कोई कठिन कार्य नहीं है, यानी कि उसमें प्रवेश कराना कोई कठिन कार्य नहीं है। कठिन कार्य होता है उसको सिखाना, और सिखाने की प्रक्रिया एक लंबी चलती है। तो क्या कहा जा रहा है? वही कि समावेशी शिक्षा एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को सामान्य विद्यालय के सभी कार्यों में पूर्ण रूप से भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराना है, जो कि एक कठिन व लंबी अवधि की प्रक्रिया है, यानी कि हर चीज में उसकी भागीदारी होनी चाहिए। तो यह लंबी प्रक्रिया है और यह निम्नतम अवधि की प्रक्रिया है। अंतिम बिंदु है कि यह व्यक्तिगत प्रारूप पर आधारित है और यह सामाजिक प्रारूप पर आधारित है। अर्थात एकीकृत शिक्षा व्यक्तिगत प्रारूप, यानी कि जिस तरीके का डिसेबल व्यक्ति होगा, जिस तरीके का अक्षम व्यक्ति होगा, उस तरीके पर आधारित होगी एकीकृत शिक्षा। लेकिन समावेशी शिक्षा समाज को देख कर की जाएगी और उसमें हर तरह के, यानी कि हर समाज के बच्चे उसमें शिक्षण कार्य करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो समावेशी शिक्षा है और जो एकीकृत शिक्षा है वो क्या है, उनके बीच में क्या अंतर है और इनकी शुरुआत कब से भारत में होती है। आइए इससे संबंधित उन प्रश्नों को करते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सीटेट, यूपी टेट और DTPLSB, KVS आदि परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं, उनकी बात करते हैं। हम लोग सामान्य से शुरुआत किए हैं, इसलिए सामान्य प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। जो पूछे हुए प्रश्न हैं वो मेरे बनाए हुए प्रश्न नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वे कौन से प्रश्न हैं। तो उसमें पहला प्रश्न देखते हैं कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? क्या विशिष्ट बालकों में पिछड़ा बालक आएगा, क्या प्रतिभाशाली बालक आएगा, कि मंद बुद्धि का बालक आएगा, कि ये सभी? तो जैसा कि आप जानते हैं कि विशिष्ट बालकों में पिछड़े बालक भी आते हैं, जैसा कि आपने ग्राफ में देखा इस तरीके से। तो जो पिछड़े बालक होंगे, जिनकी बुद्धि लब्धि कमजोर है, वो 10% में इधर आ जाएंगे, और जो प्रतिभाशाली बालक हैं वो यहाँ आ जाएंगे 10% में, ये भी विशिष्ट बालक हैं। और मंद बुद्धि का बालक तो यहीं पे आपका आएगा। तो यानी कि ये दोनों बालकों की बात की जा रही है और ये दोनों ही बालक किस श्रेणी में आते हैं? विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। इसलिए ऑप्शन इसका डी सही है। आप इन प्रश्नों को करिए, वीडियो को रोक लीजिए, पहले अपने स्वयं करिए, उसके बाद वीडियो को चला कर देखिए कौन सा गलत है और कौन सा सही है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है? विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। धीमी गति से सीखने वाले बालक होते हैं, सृजनशील बालक होते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग ये भी होते हैं,
हाँ, साधन संपन्न बालक, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में जिनके पास साधन कम है और जिसके पास अधिक है, ये कोई प्रकार नहीं होता है। उनके अक्षमता के आधार पे, उनके प्रतिभा बुद्धि की क्षमता के आधार पे, यानी कि प्रतिभाशाली बालक के आधार पे, अक्षमता के आधार पे, विकलांगता के आधार पे बांटा जाता है, लेकिन साधन संपन्नता के आधार पे बालक को बांटा नहीं जाता है। इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है, तो वह है साधन संपन्न बालक। ये सभी प्रकार की श्रेणी में आते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। कह रहा है कि यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय में व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। अभी आपने देखा कि समान शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकार प्राप्त होता है वो किस श्रेणी में आता है, तो सभी एक समान विद्यालय में सभी के लिए, तो उसको हम लोग अभी सीख चुके हैं। आइए ऑप्शन को देखते हैं। मुख्य धारा शिक्षा, सही गलत, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। विशेष शिक्षा, विशिष्ट बालकों के लिए विशेष शिक्षा होती है और यह नियमित विद्यालय में व्यवस्था की जा रही है, तो यह भी नहीं है। बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, यह भी नहीं होगा। हाँ, समावेशी शिक्षा जो कि आपने अभी सीखा किसे कहते हैं, तो इसका आंसर डी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पे जो छात्र शब्द है ये थोड़ा उचित नहीं है, क्योंकि ये पेपर पूछा गया पेपर है और उस पेपर में प्रश्न आया है, वहां पे छात्र शब्द लिखा, लेकिन चूंकि यहाँ पे विद्यार्थी शब्द होना चाहिए। विद्यार्थी शब्द, विद्यार्थी इसलिए होना चाहिए क्योंकि छात्र और छात्रा ये दो तरह के शब्द हैं, छात्र और छात्रा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और जो कि यहाँ पे केवल छात्र की बात की जा रही है, यानी कि पुल्लिंग की बात की जाए, क्या छात्रा नहीं आएंगे इसमें? आएंगे। इसलिए यहाँ पे चूंकि पेपर है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ यहाँ पे उचित होगा विद्यार्थी शब्द जोड़ना मेरे नजर में। ऐसा ना कि कोई पहुंच जाए कहीं लेकर आयोग में कि सर तो आपने पेपर गलत बना दिया, नहीं ऐसा नहीं। यहाँ पे विद्यार्थी शब्द, छात्र छात्रा दो शब्द होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको अपने किया नहीं अभी, एक सेकेंड। आइए देख लेते पहले क्या है कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र छात्र शामिल होते हैं। तो केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट, केवल सामान्य और बहुभाषी और प्रतिभाशाली। तो सामान्य और विशिष्ट बालक इसमें शामिल होते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। समावेशन का, समावेशित का क्या? यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। क्या समावेशी अलग करने की बात कहता है? नहीं, काट दीजिए यहीं पे। पेपर में आप इसी तरीके से प्रश्न करिएगा, जो आपको गलत लगे उसको काट दीजिए, जो बहुत सही लगे तो उसको थोड़ा सा रोके रखिए, काटिएगा मत उसको। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख नहीं सकते। क्या यह ऐसा है प्रावधान? नहीं है। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हो सकता है कि इससे अच्छा अगला वाला ऑप्शन हो। यह एक दर्शन है, यह एक दर्शन है, ठीक, कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो भी कोई विकलांग बच्चा है वो ईश्वर ने उसको बना के भेजा है उपहार स्वरूप। मंदबुद्धि का बालक है, उसे ईश्वर ने भेजा है उपहार स्वरूप, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए इसका आंसर सी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। समावेशी शिक्षा हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। समावेशी शिक्षा क्या करती है? हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है कि कक्षा में विविधता का उत्सव। विविधता का उत्सव का अर्थ होता है कि विविध बच्चे जो होते हैं, सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे, उन सबको एक साथ शिक्षा देने की बात करती है। तो उस कंडीशन में विविधता का उत्सव मनाने का अर्थ ये हुआ कि उसमें उनको अच्छी तरीके से सिखाया जा रहा है, उनके लिए उत्सव का माहौल है, ये कह सकते हैं, या उत्सव की बात होती है। तो यहाँ पे आंसर आपका बी सही होगा। ये ऑप्शन गलत है। सम्मिलित करने से संबंधित है, हाशिए पर ही केवल नहीं, सभी लोगों को बात करता है। दाखिले संबंधी कोई प्रावधान ही नहीं है कि कठोर बढ़ावा देती है। और तथ्यों की शिक्षा
से संबंधित नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी। आइए देखते हैं आंसर क्वेश्चन 7। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, दूसरे सामान्य बालक में सामान्य बच्चों के साथ हो सकता है। विशेष विद्यालयों में विशेष, ये तो अलग कर दिया, समावेशी की बात ही नहीं है। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए विशेष विद्यालय में, गलत। विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, ये सब विशिष्ट शिक्षा की बात करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। और जरूरतमंद बच्चों को अगर इनके साथ शिक्षा देते हैं तो उनके अंदर जो हीन भावना होती है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, इसलिए इसका आंसर ए सही है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक समावेशी कक्षा वह है जहां, समावेशी कक्षा वह है जहां क्या, तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। क्या आपने कभी अभी डिस्कस किया समावेशी शिक्षा में ये न्यूनतम अंकों की बात की? नहीं की, इसलिए यह आंसर गलत। विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ भी समावेशी कक्षा में जिक्र नहीं किया गया है। समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों को सक्रिय भागीदारिता रहती है और विशेष अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए विविधतापूर्ण सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करता है। विशेष अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए, प्रत्येक अधिगमकर्ता यानी कि सामान्य और विशिष्ट के लिए, यहाँ पे बात आ जाती है प्रत्येक अधिगमकर्ता ही समावेशी कक्षा की तरफ ले जाता है, इसलिए आंसर डी सही है। एक चीज और है, मैं इसका आंसर जानता भी हूं, मैंने पढ़ा है, सीखा है, लेकिन आप कैसे करेंगे तो इसको अपना तर्क करिए, अपनी समझ के आधार पर सभी प्रश्नों को उत्तर देने की कोशिश करिएगा। हम तो यहाँ बता दे रहे हैं तर्क करके, लेकिन आप स्वयं जितना भी प्रैक्टिस करेंगे, अगर शिक्षक कर रहा है तो वो 10% 20% आपको बता रहा है, ठीक है, लेकिन आपको स्वयं का दिमाग जो है ना उसको रगड़ना पड़ता है। जिस तरीके से कि कोई चाकू है और चाकू को कई दिनों से रख दिया गया है और हम चाहते हैं उससे सब्जी काटना, उसका उपयोग करना, तो उसको उपयोग करने के लिए क्या ऐसे उठा के लाके कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उसको पहले पत्थर पे घिसना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। तो जब तक पत्थर पर घिसेंगे नहीं, रगड़ेंगे नहीं, तब तक उसका हम उपयोग नहीं करेंगे दोबारा। इसी तरीके से जो मस्तिष्क होता है वो भी ऐसे, इनको आप स्वयं तर्क करिए कि क्यों सही है और क्यों गलत है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप पेपर में जाकर फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा ये वीडियो देखिए, सुनिए और बस आप छोड़ दीजिए, तो इससे कुछ नहीं होगा। केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, वो भी दूसरों के द्वारा किया। ये मैं कर रहा हूं ना काम, मैं अपना दिमाग दौड़ा रहा हूं, तो मेरा ना विकास होगा, आपका दिमाग कब होगा? यहां पे केवल हिंट लीजिए, मेरा ये सहयोग है। आपको अपना दिमाग दौड़ाना होगा। अगर आप अपना स्वयं का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मतलब स्वयं का मतलब इसी को करिए, लेकिन स्वयं सोचिए कि क्यों गलत है और क्यों सही है, तब आपके विकास होंगे और आप तब प्रश्नों को करना सीख जाएंगे पेपर में। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है क्या? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से, तो समावेशी शिक्षा की बात जब की जाएगी तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष विद्यालय में हटाना ये समावेशी शिक्षा नहीं है। केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना ये भी नहीं है। ये सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है। निर्योग्य यानी कि जिनको कोई रोग न हो उनको शामिल करती है, ऐसा नहीं है। जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखकर बच्चों को शामिल करती है, यही है आपकी समावेशी शिक्षा। आप इसको स्वयं तर्क करिए। आंसर इसका डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। समेकित शिक्षा इंगित करती है, समेकित शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, सामान्य बच्चों एवं विभिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल,
सामान्य बच्चों में भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल गलत है। सामान्य बच्चों में भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। यहां पे देखिए कि समेकित शिक्षा, ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात की जा रही है, समावेशी की नहीं बात की जा रही है। इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत शिक्षा की बात की जाती है। तो एकीकृत शिक्षा में सामान्य और विशिष्ट बच्चों को अवसर दिया जाता है एक साथ, नहीं एक विद्यालय में एक जगह पे पढ़ने के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। तो क्या है कि सामान्य बच्चों को भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल की बात की जा रही है, और यहाँ पे सामान्य बच्चों को भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। अगर आप एक समान सुविधा दे देते हैं सामान्य बच्चों को भिन्न रूप से बच्चों के साथ, तो वो शिक्षण कार्य प्रभावित हो जाएगा। अर्थात सामान्य विद्यालय में विशिष्ट बच्चों को सुविधा दी जाती है, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, लेकिन उनको संसाधन अलग तरीके के उपलब्ध कराए जाते हैं। जैसे कि कोई किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, और सामान्य बच्चे के साथ रख देंगे तो शिक्षा ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। उसके लिए हमको विशेष सुविधा देनी पड़ती है उन्हीं के साथ पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा देना, ये गलत है। यह है सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल में प्रवेश करा देना ही हमारी एकीकृत यानी कि समेकित शिक्षा है। जब प्रवेश हो जाएगा तो लंच में, सामाजिक कार्यों में, खेल के माध्यम से एक दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे, तब परिवर्तन होना शुरू होगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है आपका बी। तो यहाँ पे हम लोगों ने 10 प्रश्नों के माध्यम से सीखा कि समावेशी शिक्षा क्या है और एकीकृत शिक्षा क्या है। हम लोग इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि समावेशी शिक्षा एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको पार्ट वाइज करके हम लोग धीरे धीरे सीखने का प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।